बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहज़ेब रहमान और आप देख रहे हैं हमारे साथ नई आवाज, नई अंदाज, नई उमंग के साथ जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग शाहज़ेब। गुड मॉर्निंग टू यू टू और आप सबको भी गुड मॉर्निंग। हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं क्योंकि आज बहुत सारी स्टोरीज हैं। सबसे पहले शह सुर्खियां जो हमारे पास हैं उनका जिक्र कर लेते हैं, जो कि एक उसकी तवील लिस्ट है और वही वाली बात है, कुछ हाईलाइट्स आपको देते हुए जाएंगे कि आज प्रोग्राम में आगे किस किस हवाले से बात होने वाली है, सियासत में क्या हुआ, खेल के मैदान में क्या हुआ, ओमिक्रॉन की क्या अपडेट्स हैं, ये और बहुत कुछ। शाहज़ेब शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने में मदद करे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर जोर दिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर हम उसूलों से हटकर फैसले करेंगे तो नुकसान ही होगा। यहां पर हमें अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाना बहुत जरूरी है। अमेरिका को इसमें मदद करनी होगी। ये इंसानी अलमिया जन्म ना ले, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस पर बार बार जोर दे रहे हैं और इसकी हिमायत भी की गई है। बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे थे कि OIC में भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की हिमायत की गई है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि अमरीकी हमारे नुमाइंदगान में भी पाकिस्तानी मौकिफ की हिमायत की गई है और साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि अमरीकी हमारे नुमाइंदगान के अरकान ने सदर जो बाइडन से अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा किया है। यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जो बात करते हैं वो असर रखती है। वो असर रखती है, वो आवाज सुनी गई है, उस आवाज पर रिएक्शन आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, मैं समझती हूँ। अब हम चलेंगे इंटरनेट में। मतलब जब मेरी बारी आती है कोई ना कोई महंगाई की खबर में लेकर आती हूँ शाहज़ेब, मेरी शक्ल पर ना महंगाई लिख दो, क्योंकि अब जो इंटरनेट है ना वो भी शदीद महंगा होने वाला है। लो भाई, कितना महंगा होने वाला है, मतलब कोई चीज रह नहीं जाएगी जो महंगी नहीं हो रही। अब इंटरनेट की अगर बात करें, और इंटरनेट में मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत कंसर्न्ड हैं, तो इंटरनेट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि गौर किया जा रहा है इस पर कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया जाए। यानी कि अब आप सबके लिए इंटरनेट भी महंगा होने जा रहा है, तो जरा अपना हाथ खुला रखें। थोड़ा सा इंटरनेट इस्तेमाल, हम तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, वीडियोस भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, सब देख रहे होते हैं सब सवेरे पाकिस्तान। वो इंटरनेट महंगा हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में 187 मिलियन टेलीकॉम सर्विस इस्तेमाल करने वाले अफराद में 98% जो है वो प्री अपडेट जो है वो आने वाले प्रीपेड इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के जो बजट्स हैं वो अभी मजीद आउट होने वाले थे, तो हमने उनको इंटरनेट की भी खबर दी। मतलब एक तरफ बजट आउट हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेट भी स्लो चल रहा है। पाकिस्तान में कल मुल्क भर में हम देख रहे थे कि इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो थी। माया, आपने नोट किया? 2-3 दिन से मैं नोट कर रही थी और मैं खबरों में फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा कहीं केबलिंग का कोई मसला हुआ होगा, और देखो ये बड़ा मसला निकला है। मतलब कहते हैं ना केबल चूहा खा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान जो से अफ्रीका जाने वाली केबल है वो कट गई थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई और इसकी मुरम्मत का काम जारी है जो तकरीबन जनवरी तक जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 टेराबाइट कमी देखी गई है इंटरनेट सर्विस में। और ये जो है जैसे कि आपने बताया जनवरी तक रहेगा, तो जरा प्रिपेयर रहेगा इस चीज के लिए, क्योंकि परेशान मत होइएगा। अब आपको पता चल गया है कि इंटरनेट के स्लो होने की या बंद होने की वजह क्या है। लेकिन बहुत लोग डिपेंडेंट होते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, ऑफिशियल काम। आजकल तो खास तौर पर कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और उसमें इंटरनेट बड़ी अहमियत रखता है, सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। एब्सोल्युटली राइट। इसका बैकअप शाहज़ेब ने कहा, इसका बैकअप जरूर रखिएगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कि इस हालात में जहां आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आपके लिए और क्या बैकअप होना चाहिए। बैकअप ये है कि आप लैपटॉप बंद करें और सो जाए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में हर शख्स महंगाई से परेशान नजर आ रहा है भाई शाहज़ेब। अब मैं और मजीद क्या महंगाई की मैं क्या खबर दूं, अब आप ही खबर दे दो। आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी बैनुल-अक़वामी इदारे कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम है। और एक बैनुल-अक़वामी इदारे के मुताबिक कुछ ये खबर भी सामने आई है कि 10 सस्ते शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान का जो शहर है कराची वो 6ठे नंबर पर है। अनबिलीवेबल, 6ठे नंबर पर सबसे सस्ता तरीन शहरों में पूरी दुनिया में। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात है। ये सामने आ रही है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग में कराची 36 पॉइंट्स और 168 की रैंकिंग के साथ दुनिया का 6ठा सस्ता तरीन शहर है। तो आप लोग घबराएं नहीं,
क्योंकि वाकई हम कह सकते हैं कि कराची जो है वो एक सस्ता शहर है। भाई हो ना हो, हम रैंकिंग में तो सस्ते शहर हैं, वही देखकर वही सुनकर खुश हो जाते हैं। अब भाई एक सेकंड, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, बच्चों की छुट्टियां नहीं हो रही, अब होंगी अब नहीं होंगी, अच्छा इस दिन से होंगे इस दिन नहीं होंगे, बच्चे तो क्या अब तो हर बंदा परेशान हो गया बच्चों की छुट्टियां कब होंगी। तो बच्चे भी घबरा रहे हैं कब स्कूल जाना है कब नहीं जाना है, उनको समझ ही नहीं आ रही होती बेचारों कब छुट्टियां शुरू हो रही हैं कब खत्म हो रही हैं। लेकिन अब कुछ खबरें पंजाब से ही आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में छुट्टियों को 2 मुख्तलिफ मरहलों में तकसीम कर दिया है। और डिटेल्स अगर आपसे हम शेयर करें तो पंजाब के 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, जबकि पंजाब के 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कोरोना की बात कर लेते हैं कि बलूचिस्तान में ओमिक्रॉन की आमद नजर आ चुकी है और तकरीबन 12 अफराद वायरस की जिनमें तस्दीक हो गई है। और ये चीज़ अब ऑब्वियसली यहाँ पर मुतासरीन को आम लोगों से अलग करने की, फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की और SOPs को फॉलो करने की जो है वो अब उसका आगाज हो चुका है। खतरनाक बात पता क्या है? खतरनाक बात यह है कि जो मुतासरीन हैं वो लोगों में घुल मिल गए, वहाँ घूमते फिरते रहे और अब उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनको क्वारंटीन करने के लिए। यानी कि अगर वो उनकी मुलाकात हुई है बहुत सारे लोगों से तो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने का खदशा भी है। लेकिन अभी तक जो कंफर्म न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक 12 लोग ऐसे हैं जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है, तो हमें बहुत एहतियात करनी है। और हेल्थ ऑफिसर को खत लिख दिया गया है। वजीर आला बलूचिस्तान ने ओमिक्रॉन केसेस की रिपोर्ट पर खासा जो है तशवीश का इजहार किया है, तो ये एक फिक्रमंदाना आप ओमिक्रॉन का जिक्र कर रही हैं तो हम ये बता देते हैं कि बरतानवी अखबार के मुताबिक ओमिक्रॉन की क्या अलामात हैं, ये बता दी गई हैं। 5 अलामात हैं। कौन कौन सी है माया आप बताएंगी? भाई नाक का मुसलसल बहना, ये मुझे पता है, मुझे क्यों बताया। नाक का मुसलसल बहना, सर में दर्द, गले में खराश, साथ साथ जो है वो मुस्तकिल थकन और छींकें, ये तो मुझे भी हो रहा है शाहज़ेब। लेकिन ये मैं ये सोच रहा था कि ये वो अलामात हैं और गले में जो खराश होती है वो भी इसमें शामिल है कि ये वो अलामात हैं जो हमें सर्दी के मौसम में अक्सर महसूस हो रही होती हैं। हमारे छींकें भी आ रही होती हैं, नज़ला जुकाम भी चल रहा होता है, सर दर्द भी हो रहा होता है। तो इसको आइडेंटिफाई हमें कैसे करना चाहिए कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या बाकी हमें सिर्फ सर्द मौसम की वजह से ये अलामत शो हो रही है। और सामने आप चार्ट्स भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर भी आगे बात करेंगे। और अब पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम जूनियर एशिया कप के लिए दुबई पहुंच गई है भाई। और ये बताना जरूरी है कि 25 दिसंबर को पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है, तो तैयारी पकड़ लें और सख्त मुकाबला होगा और हम देखेंगे पाकिस्तानी जो हमारी टीम अंडर 19 वो कैसी परफॉर्मेंस दिखाती है। इसके साथ साथ 14 जनवरी से 5 फरवरी तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, तो अंडर 19 के लिए हमारी जो नेक तमन्नाएं हैं वो उनके साथ हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कैबिनेट में डिसीजंस लिए जा रहे हैं बड़े बड़े। सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि सेनेट इलेक्शंस ओपन वोटिंग से कराने के बिल की मंजूरी भी दे दी गई है। उसके साथ साथ आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को टेंडर्स का भी कहा गया है। तो बड़े बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं, अहम फैसले किए जा रहे हैं। और मैं बहुत गौर से सुनूंगी जो अब हमें सवाल और उनके जवाब मिलने वाले हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ कमर साहिबा ने। कमर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए शो में, आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इंतखाबात की तैयारी की जा रही है, इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शंस ओपन वोटिंग से कराने की बिल की मंजूरी भी हो गई है। इन फैसलों से शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में कितनी मदद मिलेगी, आप क्या समझती हैं, आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन भी हैं, वो एक अरसे से ये बात कर रही हैं कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और 2013 के इलेक्शन के बाद आपको मालूम है कि हमने हर फोरम पे जाके दरवाज़ा खटखटाया, सैंपल जो हमारे 4 हलके थे उनके बारे में बात की कि इनको खोल दें, लेकिन कहीं से जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमें आवाम के पास जाना पड़ा और वो मशहूर व मारूफ हमारा 126 दिन का धरना भी हुआ। इससे अगर हट के देखा जाए तो जो दो दूसरी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, इन्होंने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, इसकी 23वीं शिक अगर आप निकालें तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम लाएंगे और स्पेसिफिकली सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेटिंग से या शो ऑफ हैंड से होगा। लेकिन उसके बाद से कुछ हुआ नहीं और आपने देखा कि 3 मार्च 2021 को इलेक्शन हुए सेनेट के। पाकिस्तान की तारीख की वर्स्ट धांधली भी हुई, सबसे ज़्यादा पैसा भी चला, सबूत शवाहिद सब देने के बावजूद, मैं खुद पिटिशनर इलेक्शन कमीशन में, कोई उसके ऊपर हमने देखा नहीं है कि कोई सद्देबाब किया जाए। और इस सारे के बाद मज़े का खेज सबसे ज़्यादा बात ये कि यही सारी जमातें जो सबसे ज़्यादा धांधली का रोना भी रोती हैं।
तो अगर ये जीते ना तो धांधली का रोना है, और अगर जीत जाए तो फिर तो बहुत अच्छे इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो इस सारे मामलात को सीधा करने के लिए, क्योंकि देखें जो भी पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी और जमहूरियत मुस्तहकम तब होती है जब जमहूरियत का निज़ाम जिसके तहत इलेक्शन होते हैं उस पर लोगों के सवालात उठने बंद हो जाए और एक फ्री फेयर और इंडिपेंडेंट इलेक्शंस के तहत लोग जीत के आए, तब आप कह सकते हैं कि भाई ये प्रेशर ख़त्म होगा और लोग फिर सही तरीके से एक्सेप्ट करके काम करेंगे। या तो इलेक्शन होता है, सारी जमातें कहती हैं कि जी धांधली हो गई, धांधली होगी, और ये बहुत आसान तरीका बना लिया है। 1970 के बाद कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जो कंट्रोवर्शियल ना रहा हो, तो इसलिए ये इकदामात लेना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी तो आएगी, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएगा कि एक और ऑडियो मरियम नवाज साहिबा की सामने आई है, मंजर आम पर आई है, जिसमें वो कह रही हैं, ये बात का जिक्र कर रही हैं कि देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, और साथ कुछ चैनल्स का उन्होंने नाम भी लिया है। इस पर मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। देखिए मीडिया मैनेजमेंट से ज्यादा जो है ना मीडिया मैनिपुलेशन है, इसको कहते हैं। मीडिया मैनेजमेंट करना बुरी बात नहीं है, मीडिया मैनिपुलेशन करना, पैसों का इस्तेमाल करना। और जिस वक्त उनके पास कोई ओहदा भी नहीं था, उनके वालिद साहब ओहदे पे मौजूद थे वजीर आजम, तो वजीर आजम हाउस में एक सेल कायम करना, फिर उसके तहत मीडिया के उन हलकों को जो आपके करीब हैं, 2 चैनल्स का उन्होंने नाम लिया जो बड़े मेन चैनल्स हैं, और आप देख लें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो रिपोर्टिंग करते हैं और अक्सर फेक न्यूज़ नज़र आती है। और उनकी पहली ऑडियो में तो आप लोगों का भी जिक्र था, आपके चैनल को भी उन्हें बड़ा शर्फ बख्शा था कि बंद कर दो इनके सारे इश्तिहारात। तो पैसे का इस्तेमाल करके, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एक फेक या गलत नैरेटिव बनाना, ये एक क्राइम है। देखिए आवाम को हकाइक से हटा के आप वो चीज़ें दिखाएं जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इससे इंतशार फैलता है। तो और इंतशार की वो बहुत क्वीन है, बहुत ज़बरदस्त इंतशार फैलाने वाली हैं। इसको मैं मीडिया मैनेजमेंट नहीं कहूँगी, इसको मीडिया मैनिपुलेशन कहते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं जो जिसके खिलाफ ये शोर मचा रहे होते हैं। मतलब चोर को कहते हैं चोरी करो, शाह को कहते हैं पकड़ो जाके। पूरी दुनिया में रौला डालते हैं कि जी देखें मीडिया के ऊपर कदगन लग रही है ये। अब आपने खुद उनकी जुबान से सुन लिया, और उन्होंने अपनी पिछली ऑडियो को ऑन भी किया था कि हाँ मेरी ही आवाज़ है, कि किस तरीके से मीडिया मैनिपुलेशन की जाती है और आवाम से हकाइक छुपा के एक झूठा प्रोपेगेंडा जो चंद हलकों में उनके क्लोज लिंक वाले मीडिया के लोग हैं वो उसको स्पॉन्सर करते हैं, और इसमें वो फिर अपनी क्रेडिट भी ले रही है कि देखा मैंने इनको कितना इनका सत्यानाश किया। तो ये गलत बात है, ये जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन कंवल साहब, क्या आप इस बात से एग्री नहीं करेंगी कि मीडिया जो है आवाम की ही आवाज दिखाता है, मीडिया हकाइक दिखाता है, मीडिया जो है जो होता है वो दिखाता है, उसके ऊपर फिर मीडिया को निशाना बनाया जाता है? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए मीडिया वो ट्रेनर होता है जो आपकी बुराइयां अच्छाइयां सब दिखाता है, लेकिन अगर मीडिया ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें दिखाना शुरू कर दे जो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती, और वो भी सारी मीडिया नहीं, तो फिर तो, और उसके पीछे रीज़न कोई पैसे हों या इन्फ्लुएंस हो या ताल्लुकात हों, तो फिर आप देखें उसी जर्नलिज्म को हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। ओवरऑल तो मीडिया जो है वो पिलर ऑफ स्टेट होता है। किसी भी दुनिया में इस वक्त जो है सारी जंग ही मीडिया के थ्रू लड़ी जाती है, नैरेटिव्स की जंग है। आपको पता है पहले कॉलोनियलिज्म होता था, उसके बाद इंपीरियलिज्म होना शुरू हो गया, लेकिन अब मीडियाइज्म है। अब पूरी दुनिया में मीडिया के थ्रू कौमें अपने आप को दिखाती हैं कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उस सूरत हाल में अगर अंदरूनी इंतशार फैलाया जा रहा है और मीडिया के चंद जो बासर हल्के हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ये नेगेटिव रोल जिस तरीके से मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है, हमारा चैनल भी बार बार हम ये कोशिश करते हैं कि दिखाएं कि मुल्क में कितनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन कुछ आप लोगों के वुज़रा होते हैं जो कहते हैं कि नहीं महंगाई इतनी ज्यादा नहीं है, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हमने ये देखा साथ साथ कि KPK में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो वहां पर जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है PTI को, और साथ साथ आपके ही वुज़रा ये कह रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ी वजह थी। देखिए मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर आपको बताऊंगी हुई है, और उसकी रीज़न इंटरनेशनल महंगाई है, क्योंकि हम लोगों का बहुत सारी डिपेंडेंसी 67% जो है वो फ्यूल पे है। हमारी आधी इकॉनमी तो डिपेंडेंट ही उसी पे, आधी से ज़्यादा इकॉनमी। तो जब भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे हमारे उस पर करेंसी पे जब हम इंपोर्ट करेंगे फ्यूल बाहर से तो उस पर प्रेशर भी आता है, और उसके नतीजे में महंगाई भी आती है। दूसरी बात यह कि बिल्कुल हम इस वक्त जो है एक लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी को अपनी को
करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटिकल जो एक क्या कहते हैं रिश्वतें देनी होती है आवाम को अगले इलेक्शन के लिए, उससे पीछे हट रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं। और एनर्जी का क्राइसिस इस मुल्क में इस तरह रहा कि बहुत महंगी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस, वो बहुत लंबी डिटेल है, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगी। लेकिन जहां तक केपी का मामला, देखें मैं किसी वजीर की बात को नहीं बात करूंगी, मैं बात करती वजीर आजम साहब की। आपने उनका ट्वीट देखा, उन्होंने क्या कहा कि टिकट्स गलत दिए गए। तो ये तो बर्डन शिफ्ट करने की बात है कि आप महंगाई पे सब कुछ डाल दें। महंगाई एक एलिमेंट है, लेकिन टिकट की गलत तकसीम जो है वो दूसरा एलिमेंट है, क्योंकि केपी के अवाम जो है या जो हमारा वोटर है वो बहुत जल्द ही अपना रिएक्शन देता है। वो कन्वेंशनल वोटर नहीं है कि अच्छा जो मर्जी आप करते रहे, वो कहेगा नहीं नहीं हमने आपको ही वोट देनी है। उसने अपना रिएक्शन दिया। जब आप गलत लोगों को टिकट देते हैं तो वो अपना रिएक्शन देते हैं। लेकिन माया आप भी जिक्र करना चाह रही है महंगाई का कौन सा? देखिए ये तो पार्टी की गलती हुई ना। अब महंगी की अगर बात कर रहे हैं, अगर कोई मिनिस्टर्स आकर ये कह दें कि भाई थोड़े से पैसे बढ़ गए तो क्या हुआ, इसमें पैसे बढ़ गए तो क्या हुआ, मेडिसिन बढ़ गई तो कयामत नहीं आ गई। आम इंसान को अगर कोई आके ये बोल दे कि भाई क्या हो गया अगर 4 रुपए भी बढ़ गए, तो कौन साहब आपको नहीं लगता कि ये नमक छिड़कने के बराबर हुआ जख्मों पर? कि कोई मरहम तो बहुत दूर की बात है, तो नमक तो क्या हुआ? तो ये तो क्या हुआ, ये जुमला आम आवाम के जज्बात पर जाकर तीर की तरह नहीं लगता? आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए मुझे मालूम नहीं किसने ये बयान दिया, लेकिन मैं इतना जरूर समझती हूँ कि देखिए मैं खुद तनख्वाहदार तबके से मेरा ताल्लुक है और हम भी असेंबली से जो हमें तनख्वाह मिलती है उसके अलावा हमने कोई बिजनेस, मेरी यार सुन लीजिए, बिजनेस का हिसाब किताब नहीं है। जी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारी आवाम जो है वो बाशऊर आवाम है, वो काफ़ी चीज़ों को समझते हैं। जब आप उन्हें रीज़न और पूरी लॉजिक के साथ चीज़ें बताते हैं तो वो समझते हैं। और वज़ीर आज़म बारहा ये कहते रहे कि हमारे लिए ये टाइम मुश्किल है और मिलके कौम ने आगे बढ़ना है। जहाँ तक आप केपी के इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट की बात करती, मैं उसमें से एक अच्छा पहलू अगर मुझे इजाज़त है मैं ज़रूर बयान करना चाहती हूँ। देखिए हार जीत को 1 मिनट के लिए साइड पे रखें, लेकिन जो निज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाए, ये उनकी बहुत बड़ी बहादुरी है कि हर पार्टी को मौका मिलेगा कि लोकली वो अपने वहाँ से एक तो लीडरशिप इमर्ज करेगी, एक रिप्रेजेंटेशन होगी। हमें ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हर गली मोहल्ले तहसील के लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपनी जो लोकल वहाँ के नुमाइंदे हैं वो उसकी जो है वो ओनरशिप लेंगे। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। ये आज तक किसी सिटिंग हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए। और आप रिजल्ट्स को देखें तो प्लीज क्रेडिट दें कि हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं की। अगर हमारे लोग वहां से हारे भी हैं तो भी इसका मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं ना। कभी सिटिंग हुकूमत में कोई हुकूमत बाई इलेक्शन हारती है इसलिए कि पूरी मशीनरी इस्तेमाल होती है। तो अगर आपके ऊपर लीडर बैठा हुआ है और वो मशीनरी इस्तेमाल नहीं होने दे रहा, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दे रहा है, तो आप मुझे बताएं अपोजिशन जमातों ने कोई एक दफा रोया है कि धांधली हो गई? रीजन ये है कि जब आप जीत जाते हैं आप कहते हैं ठीक है, लेकिन जब आप हारते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये सारी धांधली करें, और सारों का निशाना सिर्फ पीटीआई होती है। तो इसको लार्जर पिक्चर में देखें, ये एक बहुत जबरदस्त निजाम आ रहा है। आवाम से क्रेडिट दे भी रही है, और हम जैसे कि आप भी जिक्र कर रही हैं कि बाशऊर आवाम है, तो वही हमने देखा कि बाशऊर आवाम का जो नतीजा है, जो उन्होंने वोट दिया, वो भी सामने आ गया। बहुत शुक्रिया। कमल यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थी। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे महंगाई के तोड़ के साथ। वेलकम बैक। आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम जिक्र कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं और जो नमूनिया है इसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ इसके जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। इस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं माया। बिल्कुल आ रही हैं, और जब मौसम बदलता है तो जाहिर है ये बिल्कुल मौसम के साथ बीमारियां आती हैं, लेकिन नमोनिया का जो खदशा है पंजाब में स्पेशली बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा, जैसे कि बताया जा रहा है महकमा सेहत पंजाब की जानब से कि 93,000 से ज्यादा अफराद नमूनिया से मुतासर हो चुके हैं, और इसमें ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।
तो इसी हवाले से हमने बात करनी है कि ऐसे में वालिदैन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बना सकते हैं, क्या किया जा सकता है, बर वक्त इलाज की सहूलतें इस वक्त मौजूद हैं अस्पतालों में या नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डीजी हेल्थ पंजाब हारून जहांगीर साहब ने। हारून जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं नमूनिया का, कोई अदाद शुमार आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? और इसके साथ साथ ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर इतनी बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं बच्चों के हवाले से और 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं इससे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, इसके लिए क्या खास तौर पर इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी इतलात बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस साल अब तक 2021 तकरीबन 94,000 बच्चों जो 5 साल से कम उम्र के हैं वो इफेक्ट हुए हैं, अस्पतालों में हुए हैं। और ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इसमें से 370 जो बच्चे हैं वो उनकी वफात हुई है। तो ये बड़ा एक काबिले गौर है कि हमारे जो अवाम हैं, माएँ और वालिदैन जो उनसे हैं, उनको आगे ही चाहिए कि किस किस्म के अलामात हैं, किस सूरत में उनको फौरी तौर पर अपने करीबी मरकज़ से हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए। हमारे अस्पताल फुली इक्विप्ड हैं। THQ, DHQ हमारे जो हैं वो इन हालात से जो तशखीस के लिए होते हैं और अदवियात जो इलाज के लिए होती हैं उनसे मुकम्मल तौर पर वो इक्विप्ड हैं। अदवियात वाफर मिकदार में मौजूद हैं, लेकिन ये जरूरी है कि इलाज के लिए रुजू किया जाए इन अस्पतालों से। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपको काटूंगा, लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि वालिदैन को पता होना चाहिए कि क्या अलामात जाहिर हों तो वो नमूनिया और उनको अस्पताल मुंतकिल करना बहुत जरूरी है। आप प्लीज बता दें हमारे नाजरीन को कि अलामात किस किस्म की जाहिर होती हैं जब नमूनिया होता है किसी बच्चे को? 5 साल से कम उम्र के बच्चे को बुखार, सांस का तेज चलना और सांस में रुकावट, ये एक इनिशियल अलामत है जिसमें कि उनको इमीडिएटली आपने डॉक्टर से या करीबी मरकज से रुजू करना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर जिसे कहते हैं ना आम हालात में पसली का तेज चलना, वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उसमें तो इनको इनके इमीडिएटली अस्पताल में दाखिल करके और बावक इलाज शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को आजकल जो स्मोक और गर्द और धुंध है, धुआं है, इससे बचा के रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उसमें वो कुव्वत मदाफत नहीं होती जो कि आम एक दर्द में होती है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि अस्पतालों में ऑब्वियसली जाना हो रहा है और इतनी बहुत ही अलार्मिंग, बहुत ही फिक्र करने वाला इस वक्त टाइम आ चुका है। ये बताइए कि अस्पतालों में क्या सिचुएशन है उन बच्चों के हवाले से? इस तरह आपने कहा कि वो तो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, तो इन हालात में अस्पताल में क्या कंडीशन है उनके इलाज के लिए? अस्पतालों में तमाम जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इनके इलाज के लिए होनी चाहिए वो मौजूद हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। मुस्तनद पीडियाट्रिशियन और बाकी जो इंटीग्रेटेड केयर है वो मौजूद है। नर्सेज तरबियत याफ्ता मौजूद हैं, नर्सरीज भी हैं, ऑपरेटिक वार्ड भी हैं, न्यूट्रलिटी वार्ड भी हैं, लेकिन उनसे फायदा उठाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अवाम की रहनुमाई के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि इस तरह आपने कहा कि बच्चों में अगर खांसी हो या सांस जो है वो उनका जो है वो फंस रहा हो या टक रहा हो तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, वालिदैन को फौरन सीरियस होना चाहिए। आपने कहा इस वक्त फॉग की वजह से या आलूदगी की वजह से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर फर्ज करिए फौरी तौर पर डॉक्टर की तरफ नहीं जा पा रहे या नहीं मिल पा रहा या डायग्नोज नहीं कर पा रहे, तो घर में रहकर वालिदैन बच्चों के हवाले से क्या कर सकते हैं? देखिए, घर में तो रह के सिर्फ बच्चों को आप गर्द गुबार, धुंध और इन चीजों से बचा सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन अगर इलामात आते हैं तो घर पे इलाज करना मुनासिब नहीं है। इसमें इनको इमीडिएटली जो है अस्पताल या डॉक्टर से रुजू करना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं, क्या इसमें नमूनिया की वैक्सीन शामिल है? जो हमारे नाज़रीन है इनकी जरा रहनुमाई फरमाइएगा प्लीज। बिल्कुल, पेंटावेलेंट वैक्सीन और PCV10 की जो वैक्सीनेशन है वो हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल है और 15 साल तक, 15 माह की उम्र तक तमाम वैक्सीनेशन मुकम्मल कर दी जाती है। ये वैक्सीन जारी है, जारी अमल है हमारी इंटेलिजेंस के अंदर, और इससे काफी मिकदार, काफी कमी आई है नमूनिया के केसेस के अंदर। अच्छा सर, ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फिगर हमारे सामने आ रहा है और ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है पंजाब में। आप कोई ऐसी मुहिम का आगाज कर रहे हैं इसके साथ साथ खासतौर पर वालिदैन की आगाही के लिए? बिल्कुल हम कर रहे हैं। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और लेडी हेल्थ विजिटर जो कि मरकज़ क्षेत्र होती हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। हम देखेंगे, अब आपने मुझे ऑनलाइन लिया है, ये एक बड़ी काबिले सताइश बात है कि आप हमारा मीडियम में जितनी भी हम काविशें कर लें,
जब तक मीडिया हमारा मीडियम नहीं बनेगा ये चीज आगे पहुंचाने के लिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। काउंटर बने हुए हैं, हमारा अमला मुस्तैद है, लेकिन उनसे रुजू करना बहुत जरूरी है। हम घर घर पहुंच के ये आगाही दे रहे हैं, लेकिन आवाम को, खासतौर वालिदैन को और उनके जो असातिज़ा होते हैं, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि इन मासूम बच्चों का इलाज घर में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आप इतनी इंपॉर्टेंट जी आप बिल्कुल, बस मैं कहूंगी अपने जवाब के साथ ये जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बार बार इस तरह, मैंने ये सवाल भी इसलिए किया कि घर में नहीं हो सकता, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 5 साल से कम बच्चे बहुत ही मतलब बिल्कुल ही मतलब वो वाली बात है, ना वो बता पाते हैं, ना वो खुद बता पाते हैं अपने दर्द का, अपने तकलीफ का। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा बताइए, वालिदैन इसको सीरियसली लें कि ये एक बहुत, तकरीबन 1 लाख तक शाज़ेब, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हम सबके लिए। वालिदैन को, अपनी माओ बहनों को, असातिज़ा को और उनके जो वालिद हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि महकमा सेहत पंजाब आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, ट्रेंड हैं, मुस्तैद हैं। हमारी अदवियात तमाम अस्पतालों में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। आपका ये फर्ज है कि आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, इसमें मैं तुम हम की बात है, हम की बात है। बिल्कुल, इनका इलाज में किसी किस्म की गफलत, आप खुद कोताही इसमें नहीं हो सकती, ना आपकी तरफ से ना हमारी तरफ से। इमीडिएटली जो आपका करीबी डॉक्टर है, करीबी मरकज सेहत है, RHE है, THP और DHO, फौरी तौर पर वहां लेके जाइए। इलाज करवाना आपका फर्ज है और हमारे फ्राइज में भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हारून जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, DG हेल्थ पंजाब, और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने जो रहनुमाई की, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पंजाब में बच्चों की और मीना की जो इस वक्त पेशेंट्स हैं, वो बहुत कैटेगरी में इस वक्त इजाफा हो रहा है। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर हालात करे, लेकिन प्लीज माँ बाप जरा सीरियसली लें। बार बार शाज़ेब हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई का तोड़ भी बता दें आज। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मान सकती। आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम आपको हर दफा बताते हैं कि महंगाई हो रही है, ये भी फला भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल ही महंगा हो रहा है, तो गैस ही महंगी हो रही है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि महंगाई का तोड़ क्या हो सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ ये बताना बहुत जरूरी है कि रियासत पाकिस्तान ने एक आपको ऑप्शन दिया है। उस ऑप्शन पर आप लोगों को गौर करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि खवातीन और मुख्तलिफ लोग जो है वो कमेटियां डालते हैं, इसके साथ साथ अलमारी में पैसे जोड़ के रखते हैं, लेकिन उन पैसों में इजाफा नहीं होता। नहीं होता है, वो पैसे जैसे हैं वैसे रहेंगे, बिल्कुल खर्च भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान नेशनल सेविंग्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें अगर आप अपना हिस्सा डालें और कोशिश करें उसमें पार्टिसिपेट करने की, तो आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। और इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके जरिए आप अपनी सेविंग्स में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन ये किस तरीके से काम करता है और इसमें क्या इसका प्रोसीजर होता है, तरीकाकार क्या है सर्टिफिकेट्स हासिल करने का, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया बिजनेस जर्नलिस्ट फारूक बलोच साहब ने। फारूक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। फारूक साहब, सबसे पहले तो आसान अल्फाज में बताइएगा कि सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट्स खरीदने का तरीकेकार है क्या? जी, आप मुल्क भर में नेशनल सेविंग्स की जो ब्रांचेज हैं वहां से ले सकते हैं। हर बड़े शहर में इनकी ब्रांच होती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप नेशनल सेविंग्स के अलावा स्टेट बैंक से या जो बड़े कमर्शियल बैंक हैं उनकी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से भी खरीद सकते हैं। उसके लिए बेहतर होता है कि आप बैंक कॉल करके पूछ लें कि ये पर्टिकुलर ब्रांच जो आपके मोहल्ले वाली वो डील कर रही है इसमें या नहीं, और नेशनल सेविंग्स की हेल्पलाइन से ही पूछ सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स को खास नहीं, और बुनियादी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। शनाख्ती कार्ड हो गया, बच्चे हैं तो उस सूरत में बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म वगैरह, बेवा खातून है तो उस सूरत में ज़ाहिर हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अंडरटेकिंग चाहिए होगी कि दोबारा शादी नहीं की और अभी भी बेवा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के केस में POC, नाइकॉप वगैरह, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए उन्होंने अपनी फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम की हुई है, उससे भी मालूमात ली जा सकती है। और ये खरीदने के लिए आप कैश में ले सकते हैं, चेक और डिपॉजिट पे ऑर्डर के जरिए भी। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि क्या बेवा और बुजुर्गों के लिए खासतौर पर ज्यादा मुनाफा रखा गया है? जी बिल्कुल, बेवा खवातीन, बुजुर्ग हजरात, इवन माजूर हजरात के लिए जो आम स्कीम्स हैं उनके मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट रखा जाता है। ये एक बड़ी अट्रैक्शन है नेशनल सेविंग स्कीम की। अगर आप बैंक में टर्म डिपॉजिट पे सेविंग्स अकाउंट में रखवाते हैं तो उधर जो आपको ऑफर मिल रही होती है, जो रेट मिल रहा होता है, उससे ये थोड़ा ज्यादा ही होता है। यही वजह है कि लोग नेशनल सेविंग्स की तरफ जाते हैं। अब इस वक्त जो रेट चल रहे हैं, दिसंबर में हुकूमत ने बढ़ाए, इनफैक्ट इस महीने के शुरू में ही, तो वो 13% के करीब है, थोड़े से नीचे 13% से। इसका मतलब हर 1 लाख पे आपको जो है तकरीबन 13,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, और ये आप मंथली भी निकलवा सकते हैं। तो वो फिर 1,080 रुपए के करीब आई थिंक
मंथली बनता है ये। अगर आप हर माह मुनाफा ले तो हर माह भी ले सकते हैं। तो ये इसमें एक आसानी रखी गई है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि कम से कम कितने रुपए की सरमायाकारी की जा सकती है एटलीस्ट? देखिए, इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, अकाउंट्स हैं, और जो भी प्रोडक्ट आप चूज करते हैं उस हिसाब से फिर जो ये लिमिट्स है ये आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपको मिसाल दूं बेबूज सर्टिफिकेट की, तो इसमें आप कम से कम 5,000 वाला सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और फिर 5,000 की डिनोमिनेशंस या मल्टीपल्स में 10,000 वाला, 50,000 वाला और 1 लाख वाला भी ले सकते हैं। जो आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट जो है, कुछ प्रोडक्ट्स में तो कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, बट देयर मे बी कैप ऑन अदर प्रोडक्ट्स। तो ये जब आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जाहिर है उनकी वेबसाइट बड़ी अच्छी डिटेल है, उसमें आप जाके देखें जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसकी डिटेल दी हुई है, तो वहां पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट भी मिल जाएगी कि है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, क्या रिस्ट्रिक्शंस इसके है। साथ साथ ये बता दें, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि 10 साल बाद मैच्योरिटी होगी, तो क्या 10 साल तक पैसे नहीं निकाले जा सकते? देखिए, 10 साल मैच्योरिटी से मुराद ये है कि ये बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक बॉन्ड की तरह है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की हुकूमत को दे दी, उसके बदले उन्होंने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, एक सिक्योरिटी है कि आपके पैसे वापस मिलेंगे 10 साल के बाद। ठीक है, 10 साल इसकी मुद्दत है, और इस मुद्दत के दौरान आप जो है उसके ऊपर मुनाफा लेते रहेंगे और हुकूमत ने वो पैसा अपने पास रखना है, और जब मुद्दत पूरी हो जाएगी आप सर्टिफिकेट उसको हुकूमत को वापस दे के अपनी असल रकम वापस ले सकते हैं हुकूमत से। तो मैच्योरिटी से ये मुराद होती है। और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कुछ इसमें ऐसे भी हैं, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की मिसाल देता हूँ, वो ये है कि अगर आप उसको चाहें तो गिरवी भी रख सकते हैं, और इसी तरह से वो किसी और के नाम पे आप मुंतकिल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो है वो आप प्लेज नहीं, यानी गिरवी नहीं रख सकते, और सारे के सारे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट। अच्छा, फारूक साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस जवाब से कि क्या कम उम्र बच्चों के नाम से भी इसमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या सरमायाकारी की जा सकती है? जी बिल्कुल, आप छोटे बच्चों के नाम पे भी सरमायाकारी कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स में ये ऑप्शन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जो पेंशन अकाउंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए है, और बेबूज जो है वो बेवाओं के लिए, बुजुर्ग शहरी और माजूर अफराद के लिए। लेकिन जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें कोई भी कर सकता है, उसमें आप माइनर के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए जाहिर है जो पेपर वर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ज्वाइन की जाएगी, सोलो नहीं कर सकते। साहब, जैसा कि हमें फेसबुक पेज पर भी मुख्तलिफ कमेंट्स लोगों के मौसूल हो रहे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें जो सवालात आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखूं। लेकिन एक सवाल बहुत कॉमन है इसमें कि जो नेशनल सेविंग्स हैं इसमें क्या किसी के पैसे डूब भी सकते हैं, या अब तक किसी के डूबे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इसका बेहतर जवाब तो हुकूमत ही देगी। लेकिन बहरहाल ये बहुत पुरानी स्कीम है, सालों से चलती आ रही है। 70 लाख से ज्यादा कस्टमर है नेशनल सेविंग्स की, कोई ऐसी मिसाल मिलती नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो सीनियर्स हैं, इस प्रोग्राम से पहले मैं उनसे बात कर रहा था एक से, तो वो भी मुझे बता रहे थे उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा कोई इशू नहीं देखा। हाँ, कुछ कभी कभी ऐसे इशूज आते हैं कि मुल्क हालात जंग में चला जाए, हंगामे हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उसमें वक्ती तौर पे कोई थोड़े से बॉटलनेक्स आ सकते हैं कि आपकी पेमेंट कुछ अरसे तक के लिए रुक जाए। बट पैसे डूबने वाला तो अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट या मिसाल सामने नहीं आती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, गारंटीड है, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सॉवरन गारंटी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी, इसलिए इसको बिल्कुल ही लो रिस्क कहते हैं। रिस्क फ्री तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि रिस्क तो फिर भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये कह लें कि लो रिस्क प्रोडक्ट है, बिल्कुल मिनिमम रिस्क है। लेकिन इसका फायदा ये देखें, इसमें जो मेन मकसद है नेशनल सेविंग स्कीम्स का, एक तो ये कि हुकूमत ये पैसे मोबिलाइज करती है और एक सेविंग्स का कल्चर प्रमोट करती है कि लोग पैसे सेव करें। वो इसलिए आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, जो अभी हमने देखा 2-3 सालों में हुआ है कि जब लोग दबा के पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो महंगाई होती है। तो सेविंग की तरफ लोगों को लाना होता है कि आप सेव करें, और हुकूमत को पैसे मिल जाते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स लगा ले और अपने मामला चला सके। और आप आवाम के लिए एक मौका होता है, एक तरफ तो जाहिर है स्पेंडिंग कम होती है तो महंगाई पे प्रेशर कम आता है प्राइसेस पे, दूसरी तरफ ये कि जो महंगाई हो भी रही है आप उससे आगे रहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी अगले साल का जो फोरकास्ट है, जो पेशन गोई की गई है कि 11% तक रह सकती है इन्फ्लेशन, तो अगर ये आपको 13% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो एक साल बाद 11% इन्फ्लेशन के बावजूद भी जो आपकी जो सेविंग्स है या जो परचेजिंग पावर है वो 2% नेट बेसिस पे बेहतर हो जाएगी। तो ये एक मेन मकसद होता है इस तरह के प्रोडक्ट्स में जाने का, और क्योंकि लो रिस्क है तो इसलिए यहाँ पे ज्यादातर जैसे बुजुर्ग शहरी हैं, लोग रिटायरमेंट करिए, वो लोग जाते हैं। बाकी यंग लोग जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट्स में इसलिए भी नहीं जाते कि वो फिर ज्यादा जो हाई रिस्क प्रोडक्ट्स होती हैं, क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक मार्केट है, उस तरफ जाते हैं। तो नेशनल सेविंग एक लो रिस्क प्रोडक्ट है, और इस वक्त जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर ली जाए
जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे चलता है, लेकिन अभी 2 साल की बुलंद तरीन सतह पे, तो इस वजह से ये रेट अट्रैक्टिव है। ठीक है कि फारूक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन बता रहे थे पाकिस्तान नेशनल सेविंग्स के हवाले से कि किस तरीके से आप इसमें अपने पैसे सेव कर सकते हैं, कितने ज़रूरी हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ या कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं होता कि रिस्क ना हो, लेकिन बहुत लो रिस्क है, बहुत मिनिमम रिस्क है, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने सेविंग्स करनी हो तो आप किस चीज़ को तरजीह देती हैं, किस तरीके से करती हैं, आप बस पैसे उड़ाती रहती हैं? ये बात करते करते मेरी तरफ पता नहीं क्यों रुख आ गया। मैं चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं माया। अच्छा, मैं ऑनेस्टली अगर सवाल किया मैं सच में जवाब देती हूँ शाहज़ेब। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा लापरवाही जब हम दिखाते हैं लाइफ में पैसों को लेके, वो बात अलग है कि जब आप खुद मेहनत करते हैं आपको कदर आती है, खुद कमाते हैं कदर आती है, खुद आपका अपने हाथ का पैसा होता है वो कदर आती है। लेकिन जब आप लापरवाही करते हैं कि नीड और वांट, जरूरत और चाहत के बीच में जब फर्क नहीं रहता, आपके पास सेविंग्स नहीं होती। और सेविंग्स करना सिर्फ औरत नहीं, आदमी ज्यादा सेविंग्स करते हैं, इसमें आदमी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, मैंने ये नोट किया है। मैंने अब आके इन लाइफ बहुत सीरियसली सेविंग्स के बारे में सोचना और उस पर थोड़ा थोड़ा करके अमल करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सेविंग करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जैसा कि हम ये स्कीम देख रहे हैं, ये पाकिस्तान नेशनल सेविंग्स हैं, इसके जरिए आप इससे मुनाफा भी अगर कमा सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप सेविंग भी कर लें और उस तरीके से आपका मुनाफा भी जनरेट हो जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि जैसा 10 साल ऑब्वियसली आपका ऐसा नहीं है कि वो डेवलप होता है, वो मैच्योर होती है, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों में कहा कि बच्चों के नाम से कर सकते हैं। वो वालिदैन, वो फैमिली, वो दादा नाना जो घर में बुजुर्ग हैं, उनके छोटे छोटे पोते पोतियां, नवासे नवासी, कोई बच्ची है, कोई ऐसी है, आप उसके लिए कर सकते हैं। जो कम उम्र लोग हैं, कम उम्र बच्चे, वो जाके चेक करें। नौकरी पेशा, क्योंकि देखिए कभी भी नौकरी पेशा आदमी के लिए बैकअप प्लान नहीं होता। हम कभी भी प्लान बी पर काम नहीं करते, प्लान सी तो बहुत दूर की बात है, हमें पता ही नहीं होता। हमें होता है अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लेकर अच्छी नौकरी हासिल करो। प्लान ए प्लान बी की बात करिए, हमारा कोई प्लान ही नहीं होता है। तो सी हर इंसान को ये चीजें मौके अब बन रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये वो मौके हैं जिसपे आप अपने प्लान बी और प्लान सी पर काम कर सकते हैं। और एक और काम, हाँ, इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है कि इस तरीके से पैसे मोबिलाइज होते हैं और मुल्क को भी फायदा होता है, उनको पैसे मिल जाते हैं अपने काम करने के लिए, जैसे कि फारूक साहब भी जिक्र कर रहे थे। और इसके साथ साथ आप लोगों का सेविंग का जो कल्चर है, हाँ, वो भी एक बन जाता है, आपको सेविंग करने की आदत हो जाती है मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स के जरिए। और कभी भी पैसे एक जगह रोक कर नहीं रखने चाहिए, पैसों को हमेशा मोबाइल करना चाहिए। और मोबिलाइजेशन के साथ साथ ये याद रखिएगा कि इस वक्फे के बाद होंगे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। शाहज़ेब को और माया को एक छोटे से वक्फे की दीजिए इजाजत। सुबह सवेरे पाकिस्तान में यूं गए और यूं आए। हमें मोबिलाइजेशन की जरूरत है, हमें भी मोबिलाइजेशन। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम ब्रेक से कबल बातें कर रहे थे सेविंग के हवाले से। अब हम कुछ बैनुल अक़वामी खबरें शामिल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हमारे पास आ रही हैं। जैसा कि एक खबर ये आ रही है कि जापानी खलाई एजेंसी ने खलाबाजों को भर्ती करने का फैसला कर लिया है। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसकी डिटेल्स ये सामने आ रही हैं कि बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन और अमरीकी क़यादत में चांद के एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने खलाबाजों को भर्ती करने का ऐलान कर दिया है। अपनी एप्लीकेशन दें और खलाबाजी कर सकते हैं आप सब। तो यानी खलाबाजी के शौकीन उम्मीदवारों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और अब चलिए बता दें कि 4 मार्च से इसकी जो दरखास्तें वो 2022 रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। अब जनाब खवातीन आपने बहुत सक्सेसफुल भी देखी, हर तरह की एज ग्रुप की भी देखी, कारोबारी शख्सियात को भी आपने बहुत सक्सेसफुल लोगों की कहानियां भी सुनी। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं वो जिन दादी की कहानी है वो कितनी दिलचस्प है। बिल्कुल, ये दादी हैं जो कि एक बिजनेस वुमन भी हैं और इसके साथ साथ इनका नाम है हरभजन कौर। और इनके साथ साथ इनकी जो बेटी है और इनके जो पोते हैं, उन्होंने इनको आइडिया दिया कि वो दादी मिठाई बहुत मजे की बनाती हैं, तो दादी क्यों ना हम इस मिठाई को बेचना शुरू करें, इसका बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप करें। और ये उनका आइडिया इतना कामयाब रहा कि उनकी जो मिठाई है वो भारत में तो मशहूर हो चुकी है, इसके साथ साथ दीगर ममालिक में भी अब जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए जिंदगी में कोई उम्र की कैद नहीं होती। अगर उम्र में दादी कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं।
तो ये तो हो गई दादी की बात। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कैसे लड़के की, जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड उसने कायम किया है कि उसने जो सबसे बड़ा मुंह खोलने का रिकॉर्ड कायम किया है। वो कहते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी बात, यहाँ पर बड़ा मुंह और बड़ी बात है। यही कहने वाली थी, लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं इस तरह के, लेकिन रिकॉर्ड जिन्होंने कायम किया हो ये एक पहले इंसान है जिन्होंने 4 इंच तक का इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है। शाजिब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 इंच तक का जो है इनका जो मुंह है वो खुल सकता है। और उसके बाद अगर आप तस्वीर में देखें तो वो पूरा का पूरा सैंडविच मतलब खा सकते हैं। अगर आप ये एक बाइट में बर्गर पूरा खत्म कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं एक बाइट में। मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। 2019 में ये सिर्फ और सिर्फ 14 साल के थे जब इन्होंने पहला रिकॉर्ड कायम किया था। उस वक्त तकरीबन 3.67 इंचेस का इनका रिकॉर्ड था और अब ये 4 इंचेस पर पहुंच चुका है। और अब इनकी उम्र कितनी होगी? 2021 आ गया तो मेरे ख्याल में 2 साल बढ़ा लें, 16 साल के हैं ये। तो 16 साल की उम्र में इन्होंने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 4 इंचेस का भी ये रिकॉर्ड है। और कह रहे हैं मैं मजीद भी करूंगा, मतलब आगे भी इनका प्लान है मजीद। जॉनसन नाम है इनका, लेकिन इनका प्लान है कि मैं मजीद इसके ऊपर फोकस करूंगा और अपना खतरनाक लग रहे हैं ये जो मूवीज में देखते हैं। इसके साथ साथ अब आगे चलते हैं और ह्यूमन सेल्स के हवाले से बड़ी तहकीक हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताना जरूरी है कि बरतानिया में एक तहकीक के तहत इंसानी जो ह्यूमन सेल है उसको खला में भेजने का मंसूबा बनाया गया है, जबकि हुकूमत भी इस प्रोजेक्ट की हिमायत कर रही है कि माइक्रोएज के नाम से की जाने वाली इस तख्लीक के स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट की खिदमत हासिल की जाएंगी। तो साइंस की दुनिया से हम आपको खबर शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ह्यूमन सेल को स्पेस में भेजा जाएगा। अब आप ये देखिए किस तरह की रिसर्चेस हो रही हैं कि एक ह्यूमन सेल को देखने के लिए कि उसकी स्पेस में जाकर ग्रोथ क्या होती है, वो क्या शक्ल इख्तियार करता है और वो एज किस तरह करता है, वो एक ह्यूमन सेल एज किस तरह करता है। तो क्या क्या साइंस कर रही है और इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि अगर ह्यूमन को भेजा जाएगा तो उसकी एज में कितनी जल्दी कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, उसकी ग्रोथ किस स्पीड से होगी। इसी वजह से इस ह्यूमन सेल को भेजा जा रहा है। तो इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और हम ये बताते हैं आपको कि वैसे भी जिनकी नजर कमजोर हो उनके लिए छोटी किताब पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर जिनकी आईसाइट वीक है। लेकिन वैसे भी मुझसे तो किताब अगर छोटे अल्फाज हो ना तो पढ़ने में बहुत मुश्किलात होती है। मेरी तरफ इशारा न करें, आपको भी बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है। इशारा कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसी बात है। ये एक बहुत ही छोटी किताब है और इस किताब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिलीमीटर की किताब है। 5 मिलीमीटर कितने से होते हैं? 5 मिलीमीटर की किताब है ये। इसको पढ़ना कैसे? ये बहुत ही माइक्रो किस्म की किताब है और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो एक पेंसिल के बराबर है। पेंसिल की चौड़ाई कितनी सी होती है? इतनी सी। बिल्कुल। और इस किताब को ब्रसल्स में होने वाली नीलामी में 8,45,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त भी किया गया है। और ये एक जबान में नहीं है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। इसके वर्जन है मुख्तलिफ। इसमें आपको बताएं कि फ्रेंच में भी है, जर्मन में भी है, स्पेनिश में भी है, अंग्रेजी में तो ऑलरेडी वो है ही, डच में भी है। तो ये तमाम वो जबानें जिसमें जिसके वर्जन्स मौजूद हैं इस किताब के। तो इतनी छोटी सी किताब जो हमने देखी, तो इस किताब के बाद हम रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट का। खालिस्तान की तहरीक तेजी पकड़ती जा रही है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बरतानिया में रेफरेंडम भी कराया गया है जिसमें खवातीन, बुजुर्गों और बहुत बड़ी तादाद में जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने हिस्सा लिया और रेफरेंडम कराया गया है। इसके साथ साथ जो सिख रहनुमा है उनका ये कहना है कि भारत सिखों की आजादी की तहरीक को ताकत के जरिए दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम खबरें हमारे सामने आ रही हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सिख रहनुमा गोपाल सिंह साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि सिख बरादरी के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है ये रेफरेंडम बरतानिया में होना? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। खालिस्तान रेफरेंडम जो है ये बेसिकली लोगों में शऊर उजागर करना है और हमने ये दुनिया को दिखाना है, हमने यूएनओ के तमाम तंजीमों को दिखाना है, हमें अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों को ये दिखाना है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारी सिख कम्युनिटी है, हमारी सिख बरादरी है, हम ये चाहते हैं कि खालिस्तान हमारा होना चाहिए। जो खालिस्तान रेफरेंडम का मेन मकसद यही है कि हम सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी सिख हैं, खालसा कौम है, वो ये चाहती है कि हमारा अपना खालिस्तान हो। और हम ये रेफरेंडम के ज़रिए दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम इंडिया में तंग हैं, हम इंडिया हम पे मज़ाता है और हम चाहते हैं कि हम आज़ाद हों। सही। सर ये भी बताइएगा कि क्या इत्तलात हैं इस रेफरेंडम में, किस किस ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सिखों ने जो है वो अपना वोट भी कास्ट किया और हिस्सा लिया? देखो जी, सिख जहाँ जहाँ पे भी है, हमारी जो मेन चीज़ है हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, जो हमारी मुक़द्दस किताब है, उसके सामने हम अपना सर झुकाते हैं और उसकी बाणी है, उसमें लिखा है, उसमें दर्ज है कि राज बिना ना धर्म चले,
तरम बिना सब दले मले। तो जहाँ पे भी हमारे सिख हैं, खा वो पाकिस्तान में हैं, खा वो इंडिया में हैं, खा वो कनाडा में हैं, इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जर्मनी में हैं, जहाँ पे भी हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा अपना मुल्क हो, हम आज़ाद हों। और इस रेफरेंडम में सिर्फ इंग्लैंड कनाडा से नहीं, पूरी दुनिया से सिख अच्छा, शामिल इसके हैं। साथ साथ बिल्कुल इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि भारत में मुसलसल मुख्तलिफ तहरीकों को दबाने की कोशिश की जाती है। खालिस्तान की अगर बात की जाए तो इस पर भी जो प्रोपेगेंडा था वो वहां पर जारी था, लेकिन हर दफा और हर जगह हम देख रहे हैं कि भारत बेनकाब हो रहा है। इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। देखो जी, भारत जो है, भारत ने आज से नहीं, अगर आप चले जाएं 1947 से लेकर आज दिन तक, 1947 में हमें ये कहा गया कि आप उनके साथ शामिल हो जाएं और अपना खालिस्तान ले लें, तो हम शामिल भी हुए हैं। मैं ये कहता हूँ, आज मैं यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ कि वो हमारा बहुत गलत फ़ैसला था। हमने वो फ़ैसला किया, वो उसका सबूत भी है, वो अखबारात में भी है, वो रिटन प्रूफ है उसके कि हमें अपना खालिस्तान मिलेगा, मगर हमें नहीं मिला। फिर अगर आप ऐसे आगे आएँ तो 1952 में 1952 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिखों को बालों वाला हिंदू करार दिया गया, यानी कि हमसे हमारी शनाख्त छीनने की कोशिश की गई। और ये मुसलसल उनके वो जारी हैं। अगर आप देखें कि 1984 में 1984 में सिख नस्ल कुशी करने की कोशिश की गई, उसके बाद बहुत सारे उनके मजालम चले। हमारे वो खालिस्तान जो हम चाहते हैं उसके 2 टुकड़े किए गए, पंजाब के 2 टुकड़े किए गए। हमारा पानी जो हमारे पंजाब का है वो और सूबों को दिया गया, हमारे बच्चों को नशों पे लगाया गया। हमारी मुक़द्दस किताब जिसके सामने हम सर झुकाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियाँ वहाँ पे शुरू हुई। और अब और छोड़ दें कि अभी रिसेंट कि किसानों के ऊपर कितने मजालम किए गए। अगर आप किसानों का, अगर आप भारत का 2021 का देख लें तो 700 प्लस अमवात हुई हैं किसानों की। और अगर आप उनके देख लें कि जुडिशली में कितने लोग फौत हुए हैं, अगर आप देखें कि इस एक्स्ट्रा जुडिशली में कितने लोग फौत हुए हैं, अगर उनके आप और मजालम देख लें, आप कश्मीर का देख लें। मैं ये नहीं कहता सिर्फ सिखों पे, मुसलमान भाइयों पे, मसीह भाइयों पे, दलित भाइयों पे सब मजालम है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी आज़ाद हों और सब आज़ाद हों। गोपाल जी, ये बताइए कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, एक तरफ भारत में सिख बरादरी को बदतरीन चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान में बात करते हैं तो सिख बरादरी के लिए जितनी सहूलियात दी जा सकती हैं, जितना ताउन किया जा सकता है, वो भी आज़ादी का उनका मुसलसल और मुकम्मल ख्याल रखने की कोशिश की जा सकती है। मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कितना फ़र्क है भारत और पाकिस्तान में सिख बरादरी की को फैसिलिटेट करने के हवाले से? जी गोपाल जी। देखिए जी, इंडिया का तो मैंने पहले बता दिया कि वो कैसे सिखों को या और मज़ाहिब को वो लताड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ वहाँ पे जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं वो सब तंग हैं, सिर्फ हम नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, खा वो मुसलमान हैं, खा वो और बरादरीज़ हैं, खा वो हमारे हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो हैं दलित हैं, जो शूदर हैं, जो वैश्य हैं, जो कुश्तरी हैं, वो सब भी वहाँ पे तंग हैं। और सिख तो वहाँ पे तंग शुरू से ही थे, जैसे मैंने बताया। तो पाकिस्तान का अगर मैं बताऊँ तो पाकिस्तान जैसे कायदे-आज़म ने फरमाया था कि आप अपने मस्जिद में, आप अपने मंदिर में, आप अपने गिरजाघर में, आप बाकी इबादत गाहों में पूरी तरह आज़ाद हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें पूरी तरह मजहबी आज़ादी है, हम अपनी इबादत गाहों में पूरी तरह आज़ाद हैं। और पाकिस्तान में मिनॉरिटी का इतना, मिनॉरिटी से इतना प्यार किया जाता है, मिनॉरिटी को इतनी तरजीह दी जाती है कि सम टाइम मेजॉरिटी के लोग हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि ये हमारा काम करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में मिनॉरिटी की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। अगर मैं ये अल्फाज कहूँ तो ये गलत नहीं होंगे कि पाकिस्तान मिनॉरिटी के लिए जन्नत है। बिल्कुल साहब, इस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाता है। आपने भी हमें वक्त दिया इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो माया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे और बढ़ते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इकबाल जी साहब के से इतना कहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और बहुत खुशी हुई इस बात की कि पाकिस्तान में इतनी आज़ादी है। लेकिन आज़ादी के हवाले से अगर बात करते हैं तो कल तुम्हें, जब तुम गए थे गैस का पता करने के लिए, सिलेंडर्स का, तो नहीं मिली ना आज़ादी? तो मुझे थी लेकिन ढूंढने की, लेकिन मैंने उस आज़ादी से बहुत ढूंढा कि मुझे कहीं से गैस मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए, लेकिन इतने महंगे मिल रहे हैं। महंगे मिल रहे हैं और अगर वैसे ही मिल भी नहीं रहे ज्यादातर, और जो मिल रहे हैं वो बहुत महंगे मिल रही है, राइट, लेकिन खाना नहीं बन रहा। ठीक है, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। और मैं अगर ये बता दूं आज कि इसका हल निकल आया है,
आपने निकाले हल? नहीं, मैंने नहीं निकाला, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा नन्हा सा वसीला हूं, लेकिन ये जो हल अब आप सुनोगे ना, घर में अब गैस किस तरह आप ले सकते हैं और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं घरों में गैस नहीं आ रही, खाने नहीं पक रहे, नाश्ते नहीं बन रहे और शदीद मुश्किलात का सामना है घरेलू सार्फिन को। वो कहीं गैस की तलाश में निकलते हैं, सिलेंडर ढूंढने निकलते हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि लाहौर के कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्होंने बगैर गैस और बगैर बिजली के चलने वाला चूल्हा तैयार कर लिया है। अभी तक मुझे तो समझ नहीं आ रही है किस किस्म का चूल्हा है, ये कैसे काम करता है, क्या है। तो हम ये जानने के लिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मोहम्मद माजिद मुस्तफा ने और रेहान ताहिर ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हम सब लोग बड़े एक क्यूरियोसिटी का शिकार हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये चूल्हा किस तरीके से काम करता है, कैसे चलता है, क्या वाकई इस पे खाना पक सकता है? जी बिल्कुल, इसको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने शो में दावत दी। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक वसीला बनाए गैस के बहरान में, इस एनर्जी क्राइसिस के दौर में। और ये हमारा जो एक चूल्हा है ये बायोफ्यूल पे चलता है। बायोफ्यूल हमने बनाया है मुख्तलिफ किस्म की वेस्ट से, जिसमें घास, पत्ते और जो बाकियात फुजला जात होते हैं इसके क्या नाम लेते हैं फसलों के, और दरख्तों के पत्ते, टहनियाँ जो इस्तेमाल करके जो कटिंग के दौरान उतरते हैं, उनसे बनाया गया ये फ्यूल है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। और ये घरेलू इस्तेमाल में लोगों के लिए चूल्हों के तौर पे हमने लोगों को प्रोवाइड किया है। अच्छा साजिद साहब और रेहान साहब, ये बताइएगा, साजिब ने सवाल किया कि क्या इसमें खाना बन सकता है, मतलब खाना बन सकता है तो कितनी देर तक ये चल सकता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसकी फ्लेम के जो है वो कितनी, उसकी जो है वो आग कितनी नजर आती है उसके अंदर से, और कितना सेफ है, सिक्योर है। और मार्केट में मैंने बहुत सारे सवाल कर लिया, हम बहुत परेशान है, हमारे पास हमारे घर में चूल्हे नहीं। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ये सेफ कितना है, ये सेफ किस तरीके कितना से इस्तेमाल किया कहाँ मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये बनाने का मकसद ही यही था कि एलपीजी की वजह से हम हर साल लाखों जानें ज़ाया कर देते हैं। एक तो ये वजह है हमारी इस इन्वेंशन की। दूसरी वजह ये है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो ये सांस की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, ये ख़वातीन ख़ासतौर पर देहातों में जो ये इनएफिशिएंट स्टोव्स होते हैं, मिट्टी के स्टोव्स, और लकड़ी को जब बर्न करते हैं तो उससे धुआं पैदा होता है। उस धुएं की वजह से ख़वातीन और जो भी लोग खाना बनाते हैं उनके लिए बीमारियों का सबब बनता है। तो हमारी इस इन्वेंशन का, इसको गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये बायोमास फ्यूल बनाया है, उसके बाद उसका एक बर्नर बनाया है। इन दोनों को हमने इंटीग्रेट करके एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए गैसीफायर स्टोव बनाया है, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे भी है, कमर्शियल लेवल पे भी है, और हम इसको अब इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल लेवल पे भी लेके जा रहे हैं। इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है बायोमास फ्यूल। ये फॉरेस्ट्री वेस्ट, लकड़ी की वेस्ट, वुड वेस्ट, गार्डन वेस्ट, इस तरह की बायो फ्यूल के इस्तेमाल में जो चीजें हो सकती हैं हमने वो इसमें इस्तेमाल की हैं। और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। इसमें माहौल दोस्त चूल्हा है, माहौल दोस्त ये फ्यूल है। इसको आप किचन में भी रख के चला सकते हैं, ओपन जगह पे भी चला सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि आइंदा आने वाले वक्तों में हम हीटर्स और गीजर्स पे भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जबरदस्त। मुझे अब एक सवाल और करना था शाहज़ेब, इजाजत थे? मुझे एक सवाल ये करना था कि जो आप कह रहे हैं कि इस वेस्ट से, ये लकड़ी के उस वेस्ट से हो सकता है, जल सकता है, जब ये अवेलेबल नहीं होगा तो फिर इसको कैसे जलाया जाएगा? फर्ज करें अगर उसकी अवेलेबिलिटी ना हो, उसका क्या बैकअप है? और आसान अल्फाज में ये भी सवाल है कि बायोगैस हासिल कैसे की जाएगी, किस तरीके से हासिल की जा सकती है? इससे आप लोगों ने इन्वेंशन कर ली है, लेकिन जैसा कि आप डोमेस्टिक इस्तेमाल का जिक्र कर रहे हैं, अगर डोमेस्टिकली हमें इसको इस्तेमाल करना है इस चूल्हे को, तो किस तरीके से बायोगैस हासिल की जा सकती है? क्या इजीली अवेलेबल होती है या हमें आप लोगों के जरिए ही तैयार करवानी पड़ेगी? जी, इसमें ये बायोगैस नहीं है एक्चुअली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉलिड फ्यूल है, ये बेसिकली फ्यूल है, इसको कहते हैं बायोफ्यूल। ये देखिए कितना इजी है, इसको हाथ में रखा हुआ, कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, ये ऑर्गेनिक है। ये लकड़ी की वेस्ट से बनाया गया है, ये बेसिकली फ्यूल है। और जो हमारी बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है, ये हमारा डोमेस्टिक कुकिंग स्टोव है, गैसीफायर बर्नर, छोटा, ये स्मॉल स्केल का है, 6 से 7 लोगों का खाना बनाने के लिए। इसकी अवेलेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 सिटीज में हमारा सप्लाई जा रही है। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बन गया है, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, कराची में भी हम काम कर रहे हैं।
हमारे कार्गो सर्विसेज भी है। इसके अलावा हम इसको कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हर बड़े और छोटे शहर में ये पहुंच जाए और इजीली अवेलेबल हो। इसके लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसको पहले ये 3-4 साल पहले हमने काम शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 से ज्यादा शहरों में देहातों सैकड़ों की तादाद में है, जिसमें हमारा ये मटेरियल भी जा रहा है, सप्लाई भी जा रही है, हमारा नेटवर्क बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसको हम और आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। शाजिद, मैं देख रही हूँ कि कहीं ये उसके साथ पावर बैंक के साथ चल रहा है क्या? ये मैंने सही देखा है हम लोगों ने कि ये पावर बैंक के साथ जो है इसको चलाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल। इसके साथ एक छोटा सा पावर बैंक होता है और ये एक मोबाइल की बैटरी के पावर पे ये चल जाता है। इसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा हुआ है जो इसकी गैसिफिकेशन करने में इसको मदद देता है। और ये फैन को जब आप कंट्रोल करते हैं, लाइक इसको कम ज्यादा करते हैं, तो ये इसका जो फ्लेम है बिल्कुल गैस की तरह कम ज्यादा किया जा सकता है। तो इस वजह से ये चूल्हा इंतहाई मौसर और कारकर्दगी में अच्छा साबित होता है घरेलू इस्तेमाल में। अच्छा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इको फ्रेंडली भी हो गया, इस तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका जो बैटरी टाइम है वो भी आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको इजीली हम चार्ज भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये बताइएगा कि क्या हुकूमती सतह पर या किसी तरीके से आपकी कोई बातचीत चल रही है कि हम इसको कुछ मार्केट में अवेलेबल करने के लिए और इसको अब डोमेस्टिकली इस्तेमाल करने के लिए, ज़ाहिर है आप लोगों को फंड्स की जरूरत होगी इन्हें तैयार करने के लिए, और एक बड़े लेवल पर इतनी बड़ी तादाद में इन्वेंट जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी इन्वेंट कर लिया है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी बनाने के लिए मार्केट में आप लोगों को फंड्स की जरूरत होगी यकीनी तौर पर। तो कोई हुकूमत से बातचीत की है, कोई कोशिश की है अभी तक? जी बिल्कुल जी। हमारा ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्लीन ग्रीन जो इनिशिएटिव लिया है, हमने उसके थ्रू काम उसकी अम्ब्रेला में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अमीन असलम साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें किसी ने रब्ता नहीं किया। लेकिन हमारे दिफाई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमसे रब्ता किया, उनके साथ हमने मिलकर R&D की और हमने दिफाई इदारों के लिए ये फ्यूल उनको सप्लाई भी किया है। उनके लिए गैसीफायर बर्नर बल्क कुकिंग के लिए अफवाज पाकिस्तान के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको सप्लाई जा चुकी है। वो ट्रायल भी उनके मुकम्मल हो गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि रॉयल बायो एनर्जी हमारी कंपनी ने अफवाज पाकिस्तान को ये फ्यूल और ये बर्नर्स हमने सप्लाई किए हैं बल्क लेवल पे। दूसरी बात रही कि एनवायरमेंट के अदारे अभी तक गवर्नमेंट की सतह पे किसी ने रब्ता नहीं किया। हम चाह रहे हैं कि हमसे रब्ता हो तो हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह, हमारा ये मिशन है कि पूरे पाकिस्तान में सेव ट्रीज सेव पाकिस्तान, दरख्त बचाने हैं। ये फ्यूल बेसिकली फार्मूला है दरख्त बचाने का। अगर इस गवर्नमेंट के जो मोटो है इनका कि सुनामी ट्रीज, तो उसके लिए ये जो फ्यूल है दी बेस्ट है, आइडियल है, इनकलाबी इजाद है कि इसके जरिए आप वेस्ट को इस्तेमाल करेंगे, दरख्तों को कटने से बचाएंगे, जंगलात बचेंगे, दरख्त बचेंगे, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह आइडियल है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि गैस बहरान जिसका हमारे पूरे मुल्क को सामना है, हम उससे जो है ना बाहर निकल सकेंगे। मुझे इसकी प्राइस तो बता दें, ये कितने का है, क्या इसमें अलग अलग साइजेस हैं, और ये है कितने का, और अपनी वाली बात हमें कितने का पड़ेगा? जी आपको तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, एज अ गिफ्ट दे देंगे, लेकिन इसकी हमने प्राइस ऐसी रखी है कि हमारे जो दूसरे ममालिक हैं यूरोपियन, मैं गिफ्ट ले रही हूँ। जी आपको इंशाल्लाह हम देंगे इसका गिफ्ट, एज अ गिफ्ट हमारी तरफ से हमारी बैंक के लिए गिफ्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो कॉस्ट है ये डिपेंड करती है मार्केट पे। इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे डॉलर्स की कीमत भी ज्यादा है, हालात भी ठीक नहीं है, इंपोर्ट की वजह से भी प्रॉब्लम है। इसकी प्राइस कम होनी चाहिए। अभी इसकी हम प्राइस हमने 7,000, 8,000, 14,000 और एक 6,000, यानी हमारे 3-4 मॉडल्स हैं। 6,000 से स्टार्ट होके ये 14,000 है, ये हमारे डोमेस्टिक के घरेलू चूल्हे। उसके बाद इसका फ्यूल जो है वो तकरीबन 36 रुपीज kg है। अभी हमारी कोशिश है कि इसकी प्राइस को हम जब ही जैसी है हमारे हालात ठीक हुए, और जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, साजिद और रेहान भाई आप हमारे साथ मौजूद बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इस प्राइस में कमी भी आ जाएगी, और इस तरीके से आप सब लोग डोमेस्टिकली इसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी। इन्वेंशन है, बड़ी आइडियल इन्वेंशन है, इको फ्रेंडली भी है, और गैस के बहरान से भी हमें बचा सकती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ में छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और
आते ही वापस हम आपको ये कहना चाहेंगे कि मेहनत करने वाले अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर वो एक टारगेट सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, तो वहां पर पहुंचना उनके लिए मुश्किल नहीं होता अगर वो मुसलसल कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि मेहनत और कोशिश जिंदगी में दो बड़ी आम चीजें हैं। A dream without a goal is just a wish। किसी ने कहा था कि अगर आपको कहीं पहुंचना है और आपके ख्वाब है लेकिन रास्ता नहीं पता, तो बिल्कुल ऐसी गाड़ी की तरह है जिसकी गाड़ी तो आपके पास है, रास्ता भी आपके सामने, लेकिन स्टीयरिंग ना हो। और आज हमारे साथ शाहजेब एक ऐसे नौजवान की मौजूदगी हमारे साथ है इस वक्त सवेरे पाकिस्तान में, जिन्होंने बकौल उन्हीं के ऐसा वक्त देखा जिसको वो ना बताना चाहते हैं, ना दोहराना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि लोगों को ना पता चले, बल्कि इसलिए कि जब वो याद करते हैं तो वो खुद जज्बाती हो जाते हैं। सड़क से जिंदगी में अपने पैरों पर खड़े होना, एक ऐसी जगह से आना जहां पर फैसिलिटीज नहीं है मौजूद, जेब में फकत 5,000 रुपए का होना और कराची जैसे बड़े शहर में दाखिल हो जाना और फिर ना पता होना कि आगे क्या करना है जिंदगी में। वो भी ऐसा कराची शहर जहां पर खाने की अगर हम बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको उसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जिनसे हम बात करेंगे और एक मोटिवेशन भी हम सबके लिए ये सुहेल अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। गिलगित से आपका ताल्लुक है, कैसे हैं आप सुहेल? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शाहजेब भाई, खैरियत से। सबसे पहले सुहेल भाई, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जैसा कि जिक्र हो रहा है बार बार, और अब तो आप माशाल्लाह मशहूर होते जा रहे हैं कि आप 5,000 रुपए लेकर गिलगित से निकले थे, क्या किया उसके बाद आपने 5,000 रुपए का? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद 92 न्यूज़ का थैंक यू सो मच कि मुझे इस अहल समझा कि आज अपने लाइव टीवी शो में मुझे बुलाया गया। तो सबसे पहले इस सफ़र का आगाज़ मैंने 2017 से किया, 2017 में किया था। गिलगित से मैं मतलब भाग के आया था कराची, आने के टोटल मेरे जेब में थे 5,000 रुपये। मतलब कोई ऐसी थिंकिंग थी भी नहीं कि कराची में कोई सहारा देने वाला होगा, बस वहाँ से 5,000 रुपये लेके मैं कराची आया था। आने के बाद जैसे ही मैं सोराब गोड पे उतरा तो उस टाइम पे मेरे जेब में टोटल 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ था। वहाँ से मैंने किसी से पूछा, यार ये चिश्ती नगर का रास्ता कहाँ से है? बड़े मुश्किल से एक पठान ने मुझे बताया था, आप यहाँ से समामा चले जाए, आप वहाँ से किसी से पूछे, आपको दिखा देंगे, आप वहाँ से इजली जा सकते हैं। अगर मैं ऐसा समझा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा रास्ता। तो मैं वहाँ से आगे समामा पे बैठा हुआ था, इसी खड़े होकर, अब मुझे कुछ पता है ही नहीं, ठीक है। 100 रुपये मेरे जेब में थे टोटल। अब मुझे यानी कि 5,000 रुपये आप वहाँ से लेकर निकले? सिर्फ 100 रुपये जेब में? सिर्फ 100 रुपये जेब में पड़े हुए थे मेरे। तो समामा के पुल के नीचे में खड़ा हुआ था, तो अचानक से गिलगिती पता नहीं कहाँ से आ गया बाहर। अल्लाह पाक किसी न किसी को वसीला बना देता है जब इंसान की नीयत साफ हो। तो किसी गिलगिती से मेरी मुलाकात हो गई, तो उसने कहा क्या करो यहाँ पे? तो मैंने कहा यार सीधी बात यह है कि मैं गिलगित से भाग के आया था टोटल में 5,000 रुपये लेके। तो अभी यहाँ के मेरे पास किराया भी ख़त्म है, मतलब मैं भूखा भी हूँ इस टाइम पे, मतलब सिर्फ पानी पे गुजारा करके बैठा हुआ हूँ। तो वो अपने साथ मुझे हॉस्टल लेके गया, अब्बास टाउन। हॉस्टल ले जाने के बाद उसने अपने पास 2-3 दिन मुझे मतलब अच्छे खासे तरीके से खिलाया पिलाया। खिलाने के बाद उसने रिमझिम टावर के नीचे आगाजूस पे मेरी जॉब लगाई थी। अच्छा। मैं अब्बास टाउन से पैदल जाता था रिमझिम टावर। तो वो जॉब क्या थी? वो आगाजूस में वेटर था मैं। अच्छा। और टोटल में 300 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। ये 2017 की बात है, कोई 1998 की बात नहीं है। और 300 रुपये दिहाड़ी में क्या होता है आजकल? 300 रुपये तो आपके सिर्फ आने जाने में लग जाते होंगे, वहां से आपका जाना। पैदल जाता था मैं, इसीलिए पैदल जाता था। पैदल जाते थे ताकि वो 300 रुपये आपके बच जाए दिन के? बिल्कुल जी बच जाते थे, क्योंकि मुझे हॉस्टल का किराया भी तो देना था 5,000 रुपये। कहाँ से करता मैं, सपोर्ट नहीं थी घर से। मैं बड़े मुश्किल हालात से गुजर चुका। जो मेरी इस टाइम पे वीडियो वायरल है ना, इसमें मैंने बहुत सारी हकीकतें छुपाई हुई भी है। अगर मैं हकीकतें भी बयान करूँ ना, तो मतलब यानी कि इस टाइम पे जितने लोग रो रहे हैं ना, मतलब उनसे डबल लोग रोएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर ये जानना ही बड़ा ज़रूरी है कि क्या कुछ फैमिली सपोर्ट थी? जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ से आप यहाँ पर आ गए थे कुछ सोचे समझे बगैर, कोई फैमिली सपोर्ट किसी किस्म की थी आपको? कोई फैमिली सपोर्ट नहीं थी। मैं बहुत देर से तो मैं देख रही हूँ शाहजेब माशाल्लाह इतने अच्छे सवाल आपसे कर रहे हैं। तुम्हारी आंखें बार बार भीग जाती हैं, क्या वो उस वजह से है जिस वक्त से तुम गुजरे हो, या मेरा मकसद तुम्हारी आंखों में आंसू लाना नहीं मेरे भाई। सिर्फ देख रही हूँ कि पता है क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की आंखों में देखना जिन्होंने स्ट्रगल्स देखी हो, जिन्होंने फेलियर देखा हो, जिन्होंने हार देखी हो। हार के बाद जो जीत होती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है ना।
जी मैम। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एज अ बहन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, शाजिब ने बहुत सारी बातें सुनी पूछी, लेकिन ये जो इस वक्त तुम्हें लोग देख रहे हैं उनके लिए सुहेल कौन है? मैम मैं अपनी तारीफ किसे करूं आज यहाँ पे? नहीं करें मैं आप। अपनी तारीफ नहीं कर हम सकता। करेंगे तुम्हारी तारीफ। मैं अपने आप यही तुम्हें बता ना, मैं अपने अल्फाज अपनी तारीफ बयान नहीं कर सकता। देखिए आप जो बताएंगे ना अपनी मोटिवेशनल, आपकी जो भी एक स्टोरी है पूरी, उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो आपको देखकर उनके अंदर भी एक उम्मीद जागेगी और शायद उनकी भी अगर नीयत ठीक है तो वो एक कदम उठाएंगे जैसे आपने कदम उठाया था इस कामयाबी की तरफ। देखने वालों को बता दूं इस वक्त ये 2 दिन से नहीं सोया, 48 घंटों से ऊपर हो गए, 48 टोटल 4 घंटे से सोया ऊपर हूँ। हो गया है, सिर्फ 4.5 घंटे सोए हुए है ये नौजवान इस वक्त, जिसके पास सिर्फ 100 रुपए थे। कैसा रहा सफर ये 3 साल का? बहुत हार्ड में। ऐसे ये जो 2017 से लेके ये अभी 2022 आ रहा है, जो 5 साल का मतलब ये जो लंबा जो सफ़र मैंने काटा है ना, अगर इसकी ऐसी हकीकतें हैं कि मतलब मैं खुद ही अभी मतलब बयान करूँ तो रोने लग जाऊँगा। पिज्जा बनाते हो सुना है, बहुत तारीफें होती पिज़्ज़ा में बनाना मतलब किसी ने मुझे सिखाया नहीं था। अरे मैं एज अ स्वीपर लग गया था एक डाइनिंग में, वहाँ से मैं किचन में जाते जाते यहाँ से वहाँ देखते देखते फास्ट फूड और पिज्ज़ा सारा ट्रेनिंग सीख नहीं ली के, पिज्जा बनाने ट्रेनिंग की? किसी ने नहीं ली थी है मुझे, मैं खुद सीख चुका था किचन में जाते आते झाड़ू मारते। अच्छा वहां से आपने सीखा जी, और वहाँ सीखने से के बाद आपने ये फैसला कर लिया कि अब मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। उसके बाद मालिक जो रेस्टोरेंट के मालिक थे और वहाँ के जो शेफ थे उसके बीच में हो गई थी लड़ाई। हाँ अब वहाँ पे पीछे था कोई बनाने वाला नहीं, हाँ तो मजबूरन मालिक ने मुझसे कहा तुम्हारा तो मतलब थोड़ा इतना तो सेंस है कि तुम कुछ सीख चुके हो, तुम कंटिन्यू करो यहाँ से आगे, अभी आज मेरा काम बंद नहीं करो। तो मैंने कहा चले सही है, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने बनाना शुरू कर दिया पिज़्ज़ा और फास्ट फूड वगैरह। तो उसके बाद मैं वहीं पे पक्का हो गया और उनको पसंद आ गया? पसंद आ गया बिल्कुल। वहाँ मुझे मंथली 12,000 सैलरी मिलती थी, 12,000 से वहीं से मेरी डबल हो गई थी, 21,000 बन गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर बस मैम ये हुआ कि हम एक बंदे को कमा के दे रहे थे, ठीक है, बंदा तो ऊपर काउंटर पे बैठ के सिर्फ नोट गिन रहे थे। अगर वो मेहनत उसके लिए करने से बेहतर था कि मतलब हम अपने लिए करते। वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। इस थिंकिंग के थ्रू एक छोटा सा ओवन लेके, गांव से एक कज़न था, बचपन से हम दोनों पले बड़े, सजाद नाम उसका, तो उसको भी बुलाया मैंने एक गांव से, उसको भी अपने पास रख के बिल्कुल ट्रेन करके, सही है, कभी वो 4,000 बचाते थे, कभी मैं 5,000 बचाता था, कभी वो 6,000, कभी मैं 5,000 बचाते थे। तो बचाने के साथ करते करते 1.5 लाख रुपए हमने बनाए थे। बनाने के बाद 1.5 लाख रुपए से हमने पिज़्ज़ा ओवन खरीद लिया था। अब पिज़्ज़ा ओवन तो हमने खरीद लिया, अब हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं थी। अल्लाह, फिर क्या किया आपने? ढूंढते ढूंढते बड़े मुश्किल से एक कमरा मिला हमें। वो एक ऐसा कमरा था जहाँ मतलब आप जाते तो आपको लगे ये कचराकुंडी है। कुत्ते तक मतलब वहाँ सोना पसंद नहीं करते थे। 6,000 रुपये हमें किराए में वो जगह मिली थी, और उस जगह को मैंने कमर्शियल बना के आज उस जगह से आज 6,000 किराए से, पता उस जगह में वो जो बंदा है वो 15,000 किराया ले रहा है। आपने उस जगह को डेवलप किया, उस दुकान को, उस जगह कमर्शियल बनाया था, कमर्शियल बनाया। कमर्शियल बनाया था। तो अब आप ये बताएं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट आपका चल रहा है वो कहाँ है? क्योंकि नाज़रीन ये सारी स्टोरी सुनने के बाद जानना चाहते हैं कि रेस्टोरेंट किस जगह पर है, और जाना भी चाहते हैं वहां पर मेन्यू क्या है, वहां पर उनको क्या क्या मिलेगा, क्या रेट्स मिलेंगे, कितनी वैरायटी है खानों की, ये सब बताएं। और क्या अभी भी आप वहीं पर शेफ हैं या आपने और भी लोग रख लिए साथ? अभी फिलहाल, पहले तो हम टोटल 4 लोग थे, जैसे ही काम बढ़ गया मैंने 4 राइडर रखे थे। अब मुझे और राइडर्स की नीड है, तो मैं सोच रहा भाई 5-6 राइडर और हायर करूं। अरे वाह, यानी कि तो और रोटी रोजी सबके लिए आप वसीला बनने जा रहे हो, और लोगों के लिए जो आप तो रोटी रोजी का जो है वो अल्लाह ताला आपको रास्ता बना रहे। तो बहुत कभी सोचा था सुहेल कि जहां मेरे पास कोई एक मौका नहीं है, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया और लोगों को मौका देने का। अच्छा, मैंने सुना है कि सर्व वगैरह भी आप खुद ही करते हैं? जी मैं खुद ही करता हूँ ये सब। ऐसा नहीं है कि बैठ जाए काउंटर पे? क्यों? मैम देखिए कि अल्लाह पाक ने एबिलिटी मेरे अंदर मुझे खुद दी है, मेरे हाथ पैर सलामत है, आंखें मेरी सलामत है, सही है, हर चीज़ मेरे तो मैं मतलब यहाँ कर सकता हूँ, तो क्यों मैं फारिग बैठूँ पीछे? क्यों फारिग बैठूँ पीछे? अच्छा, मुझे ये बताओ सुहेल के तुमने अभी बताया था आने से पहले कि मेरा शुरू से ही बिजनेस का माइंड था। लोगों को बताओ ताकि लोग अभी से अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, बताओ। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि शुरू से ही मतलब एक बिजनेस सेंस था मेरा। तो जब मुझे घर से हफ्ते में या 2 हफ्ते में 30-40 रुपए मिलते थे ना,
तो उस टाइम पे 5 रुपये के नामी पापड़ आता था, सही है। उसके अंदर कभी 2 का सिक्का निकलता था तो कभी 5 का सिक्का निकलता था। तो मैं कम से कम 30-40 दुकानों में विजिट करता था अपने इलाके में। करने के बाद वहाँ से मैं 2-3 पापड़ उठाता था जो भारी वज़न में मुझे मतलब लगे कि इसमें सिक्का है कह के, जिसका वज़न भारी होना तो वो मैं उठा के उससे परचेजिंग करता था। ठीक है, अभी 30 रुपये से मैंने 6 पापड़ खरीद लिए, 5-5 सिक्के के हिसाब से 30 हो गए, 30 के डबल हो गए, कितने हो गए, 60 हो गए। तो इस सेंस के थ्रू मतलब यानी बचपन से ही ना मेरा एक कारोबारी मतलब यानी कि सेंस था। बिल्कुल, कारोबारी माइंड से हम कहते हैं, जो बिजनेस अप्रोच होती है वो आपकी शुरू से बहुत अच्छी थी। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं उस बात पर आती हूँ, उस सुहेल पर आती हूँ जो गांव से भाग कर आया था। घर वाले जब छोड़कर जा रहे थे, घर में पीछे कितने लोग थे? 2 मुझसे बड़े भाई थे, वालदा वालिदा भी थी, वालिद भी थे, बहनें भी थी, बहनें भी थी। जब छोड़ के आ रहे थे तो कुछ जहन में था कि वापस नहीं आऊंगा? जी बिल्कुल, ये तो एक जिद थी दिल में, एक जिद थी दिल में, सही। अल्लाह पाक की तरफ से एक मतलब यानी कि उस टाइम पे मुझे मतलब आगे जाके एक नियामत मिलने वाली थी, तभी तो वो जिद मेरे दिल में जागी थी। अदरवाइज अगर मैं वहाँ से भाग के नहीं आता तो मैं आज कहाँ होता। जब सुहेल अब्बास कराची की सड़कों में अकेला खड़ा हुआ था और उसको आगे का रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो उस वक्त घर वालों में से सबसे ज्यादा किसकी याद आई थी? अम्मी और अब्बू की याद आती थी सबसे ज्यादा। वो होते तो मुझे खाना खिलाते अपने हाथ से। एक टाइम पे बिल्कुल मतलब मुझे एहसास भी हो गया था कि भूखा रह के तो आना नहीं था कराची मुझे, मैं आया गलत कह के। लेकिन फिर बोलते ना मतलब जिस इंसान के अंदर ज़मीर जिंदा हो इंसान का, तो उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। माँ बाप नाराज थे? माँ बाप नाराज थे, बिल्कुल। आज नाराज हैं? आज नाराज नहीं। आज अगर तो आज देख रहे हैं तो उनको कुछ कहना चाहते हो? आने से पहले 10 मिनट पहले मेरी वालिदैन से बात हो गई थी। क्या कह रहे? वो मैं बता रहा था मैं 92 न्यूज़ जा रहा हूँ, तो वो बोले हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं इस वक्त आप, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? आप बात करें आराम से कैमरे में देख के, जो भी वालिदैन को आज कहना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप घर से निकले और चले गए तो वो भी दुखी हुए होंगे थोड़े बहुत। तो मैं चाहूंगा कि आज आप 92 के इस प्लेटफॉर्म से आज कह दें जो दिल की बात। और मैं भी चाहती हूँ, अगर इजाजत दो, तुम्हारी अम्मी अब्बू को तुम क्या कहते हो प्यार से? अम्मी अब्बू ही कहते हो। अब मैं अम्मी अब्बू से बात करना चाहूंगी कि आप अगर हमें देख रहे हैं और अपने बेटे को देख रहे हैं, हमें इतना फख्र हो रहा है दोनों को सुहेल से मिलकर, तो आज आप लोग तो पता नहीं, आप लोग का तो दिल जो है वो बाग बाग होगा और अल्लाह के शुक्र में आप लोगों के सजदे में आप लोगों की रूह तक होगी कि एक इतने होनहार हिम्मत वाला बच्चा जो घर से भागा और उसने एक नियत कर ली थी कि मैं जाऊंगा। आपको सलाम है कि, और आपको मुबारकबाद हम दोनों की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, 92, मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ 92 HD न्यूज़ की तरफ से, क्योंकि मैं इसकी आंखों में देखकर मेरा दिल जो है ना वो फौरन वो हो गया कि इसके आंसू नहीं रुक रहे। हालांकि ये थका हुआ है, ये सोया हुआ नहीं है, ये काम कर करके जागा हुआ है, ये रिस्क हलाल बखुदा रिस्क हलाल कमा रहा है ये इस वक्त लड़का, इसमें दो राय कोई है ही नहीं, सब बातें बरतरफ। लेकिन आप लोगों ने जिस बच्चे को जन्म दिया है ना, मैं आप सब लोगों से कहती हूँ सलाम है, सलाम है आप दोनों को। वाकई में आप लोगों के घर का बच्चा बहुत हिम्मत वाला है। माँ बाप को कराची बुलाया? जी आए थे, पिछले साल आए थे जी। घर ले लिया है? जी घर ले लिया, रेंट पे घर ले लिया था मैंने। बड़ी माशाल्लाह। 3 महीने बिठा के फिर वापसी भेज दिया मैंने। गर्मियाँ यहाँ स्टार्ट हो गई ना, तो इनसे गर्मी बर्दाश्त हो नहीं रही थी। माँ बाप को यकीन आ रहा था ये हमारा वही भागा हुआ बच्चा है। अच्छा, आखिर में अब मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा इस तरफ ही बढ़ते हैं कि अब एक अभी आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं माशाल्लाह, और अब आपके पास बहुत सारे राइडर्स भी हैं, वेटर्स भी हैं जो वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। अब कैसा महसूस हो रहा है? आपका मुनाफा माशाल्लाह अच्छा खासा उसमें हो जाता है, खर्चे कितने होते हैं? क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं कि महंगाई भी बहुत है, ऐसे में सर्वाइव करना, घर लेना, अपने खर्चे चलाना, सब कुछ करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके इस वक्त जो रेस्टोरेंट का मुनाफा है वो किस तरीके से, प्राइस क्या है, हाँ, और प्राइसेस क्या है, जब लोग किस तरह देते हो आप? उनको एक पिज्जा कितने में मिल जाएगा? 2017 से लेकर 2019 तक मैं पहले प्राइवेट जॉब करता था, सही है। 2019 से लेकर 2021 तक ज़िंदगी में मैंने कभी मतलब 20,000 से ऊपर सेल होते हुए देखा नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र इन 2 दिनों में मतलब यानी कि वहाँ से मतलब ऊपर की सेल में देख रहा हूँ, और मुझे यकीन हो भी नहीं रहा, और मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत ही कम है इस टाइम पे अल्लाह पाक की ज़ात का। तो इस टाइम पे लार्ज पिज़्ज़ा मेरे पास 500 का है, और सैंडविचेस 300 के है। सैंडविचेस में 3 कैटेगरीज है,
मैक्सिकन सैंडविच, इटालियन सैंडविच और चिकन और सैंडविच। पिज्जा की क्या खास बात है कि लोग सारे पिज्जे छोड़ के आपके जो है रेस्टोरेंट जाएं और पिज्जा खाएं? जरा बता दें, हमारे नाजरीन को बता दें। देखिए जैसा भी कस्टमर है हमारे पास, चाहे बड़े अमीर आ जाए चाहे गरीब आ जाए, हम दिल से बना के दे रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत कि शुक्रिया सोहेल। सोहेल जो पिज्जा बनाते हैं वो दिल आते हैं, और जो दिल से पिज्जा बनता है या दिल से खाना बनता है उसका जायका कुछ और होता है माया। एब्सोल्युटली। और शाहजेब और मैं, हमारी सब सवेरे पाकिस्तान की टीम जरूर जाएगी सोहेल की तरफ और जरूर उसकी मेहनत को देखेंगे अपनी आंखों से। और क्या खूब मैंने सुना था कि अगर अपनी आमदनी में अल्लाह को पार्टनर बना लो तो अल्लाह पाक गैब से बरकत दे देता है। ये इसका शुक्र है, ये शुक्राना है इसकी हर जबान में, हर लफ्ज में जब ये इस्तेमाल करता है कि अल्लाह ने इसको अता सिर्फ इसके झुकाव की वजह से दिया है, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। रखिएगा अपना ख्याल। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपसे फिर होगी कल मुलाकात। इस शुक्र के साथ कि रब ताला तूने हम सब के रिस्क और रोटी के बेहतरीन बंदोबस्त किए हैं। तेरा करम है, तेरा शुक्र है। शाहजेब को और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।